My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग बौद्ध काल में शिक्षा या बौद्ध युग में शिक्षा के अंतर्गत सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन दैट इज उच्च शिक्षा के केंद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, मेजर यूनिवर्सिटीज थे, उसके बारे में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्धकालीन शिक्षा के जो प्रसिद्ध केंद्र थे, जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, उसकी चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। प्रीवियस क्लासेज में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने देखा था कि बौद्ध काल में जो शिक्षा के मुख्य केंद्र थे वे बौद्ध मठ या बौद्ध विहार हुआ करते थे। और यही बौद्ध मठ या बौद्ध विहार जब हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के लिए जब विकसित रूप उनका हो गया, जब उनका रूप बृहद हो गया, तो उन्होंने वे सभी बौद्ध विहार जो है विश्वविद्यालय का रूप ले लिए। तो प्रिय विद्यार्थी, स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। बौद्ध काल में शिक्षा के जो मुख्य केंद्र थे वे बौद्ध मठ थे या बौद्ध विहार हुआ करते थे। परंतु बौद्धकालीन शिक्षा की कुछ मठों और विहारों ने विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित होकर के पर्याप्त ख्याति अर्जित की। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बौद्ध मठ या बौद्ध विहार ऐसे थे जो कि बहुत ही लार्ज हो गए, जिनका बहुत ही अधिक विस्तार हो गया, बहुत ही बृहद हो गए, और धीरे धीरे ये बौद्ध मठ और बौद्ध विहार विश्वविद्यालयों का रूप ले लिए। और विश्वविद्यालय का रूप लेने के उपरांत ये सभी विश्वविद्यालय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हुए। इन सभी विश्वविद्यालयों का, इन सभी यूनिवर्सिटीज की ख्याति जो है बहुत अधिक फैली। तो पर्याप्त ख्याति अर्जित किया था बौद्धकालीन शिक्षा के विश्वविद्यालयों ने। तो इन विश्वविद्यालयों में जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसकी चर्चा हम सभी लोग आज की क्लास में, आज की कक्षा में करेंगे। द फर्स्ट वन इज, जो सबसे पहला है वो है नदिया विश्वविद्यालय। तो प्रिय विद्यार्थियों, नदिया विश्वविद्यालय हो सकता है कि इसका आप सभी लोगों ने नाम सुना हो। नदिया विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान पर स्थित है। अर्थात जो नदिया है एक स्थान है और नदिया विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान पर स्थित था। तो इस तरह से नदिया विश्वविद्यालय बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा, एक विश्वविद्यालय रहा, और यह जो है पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान पर स्थित था। प्यारे भाई और बहनों, 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। अर्थात जो नदिया विश्वविद्यालय, इस नदिया विश्वविद्यालय का जो समय है वो कब का है? 11वीं सेंचुरी या 11वीं शताब्दी का था। तो 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह नदिया विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नदिया विश्वविद्यालय का जो समय था वो 11वीं सेंचुरी या 11वीं शताब्दी का था, और नदिया विश्वविद्यालय की स्थापना, उस पर संरक्षण में प्रमुख रोल राजा लक्ष्मण सेन जी का रहा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, जो दूसरा विश्वविद्यालय है उस समय का प्रमुख विश्वविद्यालय, दैट इज वल्लभी विश्वविद्यालय। प्रिय विद्यार्थियों, वल्लभी विश्वविद्यालय, इसका भी आप नाम सुने होंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। तो वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। यह विश्वविद्यालय पूर्वी कठियावाड़ में वला नामक स्थान पर स्थित है। ध्यान दीजिए, कहाँ पर स्थित था?
सौराष्ट्र गुजरात में पूर्वी कठियावाड़ नामक वला नामक स्थान पर वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय का जो समय है प्रिय विद्यार्थियों वह 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का समय है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत का जो है यह एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा है। तो इस तरह से वल्लभी विश्वविद्यालय का जो टाइम पीरियड है वह 7वीं सेंचुरी से लेकर के 12वीं सेंचुरी तक का है और इस समय इस दौरान जो है पश्चिमी भारत का अर्थात वेस्टर्न इंडिया का शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र वल्लभी विश्वविद्यालय बना रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय के बारे में चाइनीज यात्री इत सिंह ने लिखा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में गुणामत और स्थिरमत नाम की विद्याओं का सबसे मुख्य केंद्र था। ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ अवशेष जो है जो वल्लभी विश्वविद्यालय के वो दिखाई दे रहे हैं और इस वल्लभी विश्वविद्यालय के संबंध में चाइनीज यात्री इत सिंह का कथन है। उन्होंने लिखा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में गुणामत और स्थिरमत नाम की विद्याओं का सबसे मुख्य केंद्र रहा था। अर्थात इस विश्वविद्यालय में वल्लभी विश्वविद्यालय में गुणामत और स्थिरमत नाम की विद्याओं की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। प्यारे भाई और बहनों, वल्लभी विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए भी जाना जाता था। ध्यान दीजिए कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो कैसी शिक्षा होती थी? धर्मनिरपेक्ष होती थी। धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा प्रदान करने के कारण इस विश्वविद्यालय में विदेशों से, दूसरी देशों से, पूरी दुनिया के विद्यार्थी यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वल्लभी विश्वविद्यालय भी क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था, एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें दुनिया के तमाम देशों से, ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है विद्यार्थी आकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, वल्लभी विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए भी जाना जाता था और यही वह कारण था जिसके कारण इस शिक्षा केंद्र पर पढ़ने के लिए विद्यार्थी पूरी दुनिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से आया करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह दूसरा विश्वविद्यालय हो गया वल्लभी विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जिन विश्वविद्यालयों की चर्चा करेंगे वे कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, कुछ अधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं जिनका आप नाम सुन चुके होंगे। तो बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान या बौद्ध शिक्षा में जो प्रमुख विश्वविद्यालय थे उसमें एक नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय का है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर कुछ अवशेष लिस्ट जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का दिखाई दे रहा होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वह उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान दीजिए कि जो हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वह कहाँ स्थित था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर पहाड़ी पर स्थित था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय का एक जाना माना विश्वविद्यालय था जो कि उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर स्थित था, एक पहाड़ी के बीच स्थित था, एक पहाड़ी पर स्थित था। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल जी के द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न जो है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल जी के द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल जी के द्वारा 8वीं शताब्दी में। प्यारे भाई और बहनों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष माना जाता है। आप सभी लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी माना जाता था। प्यारे भाई और बहनों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थान था, उसी तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को बौद्ध धर्म तथा दर्शन की शिक्षा के अतिरिक्त न्याय, तत्व एवं ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा तो प्रदान ही की जाती थी, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा के अलावा वहाँ पर दर्शन की शिक्षा, इसके अलावा न्याय, तत्व, ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा भी विद्यार्थियों को दी जाती थी।
प्यारे भाई और बहनों, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 108 भिक्षु शिक्षक हुआ करते थे तथा इस विश्वविद्यालय में 3000 छात्र अध्ययनरत थे। अर्थात 3000 छात्रों के लिए 108 भिक्षु शिक्षक विक्रमशिला विश्वविद्यालय में थे। प्रिय विद्यार्थियों, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, परंतु इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने सन 1193 में नष्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, इट वॉज allegedly destroyed by the forces of मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इन अराउंड 1193। अर्थात 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी की सेना के द्वारा या बख्तियार खिलजी के द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से रौंद दिया गया, इसको सब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया? बख्तियार खिलजी ने किया या बख्तियार खिलजी की सेना ने किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चर्चा करेंगे द फोर्थ वन, जो चौथा विश्वविद्यालय है, जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है बौद्धकालीन शिक्षा का, बुद्धिस्टिक पीरियड का, उसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का भी नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसके जो रिलिक्स हैं कुछ आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वर्तमान समय में पाकिस्तान का जो रावलपिंडी जगह है, तो आधुनिक रावलपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में स्थित था। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? आधुनिक समय में जो पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है, रावलपिंडी शहर से लगभग 20 मील की दूरी पर पश्चिम में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय को प्रिय विद्यार्थियों दुनिया का विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। अर्थात तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा वर्ष पूर्व में की गई थी। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। जब इतिहास से प्रश्न आता है तो कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 वर्ष ईसा पूर्व 700 BC के आसपास किया गया था। प्यारे भाई और बहनों, तक्षशिला जो स्थान था, तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों ने महाभारत देखा होगा, जो महाभारत पौराणिक कथा है उसको देखा होगा, उसमें जो है गांधार देश का जिक्र होता है। तो तक्षशिला जो था, तक्षशिला प्राचीन भारत में जो गांधार देश था, उस गांधार देश का कैपिटल था, राजधानी था। और गांधार देश की राजधानी होने के साथ साथ ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी तक्षशिला हुआ करता था। वहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, प्रिय विद्यार्थियों, तक्षशिला का विश्वविद्यालय जो विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है, विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। और यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय का तमगा भी इस विश्वविद्यालय को हासिल, अर्थात विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है। प्यारे भाई और बहनों, 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ आया था। कहाँ? तक्षशिला विश्वविद्यालय में 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ आया था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा का और उसके बाद बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बिंदु नोट करने वाला है। वह क्या है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पहले जो है वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, अर्थात वैदिक काल में वैदिक कालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी और बौद्ध काल में या बाद में बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाने लगी। तो इस तरह से वैदिक सिस्टम का या वैदिक पीरियड का वैदिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ ही तक्षशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का भी एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है। अर्थात यह एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा है जहाँ पर वैदिक शिक्षा पहले प्रदान की जाती थी और बाद में जो है वहाँ पर बौद्ध शिक्षा भी प्रदान की गई। प्यारे भाई और बहनों, तक्षशिला विश्वविद्यालय 600 ईसा पूर्व में अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। ध्यान दीजिए, 600 ईसा पूर्व का जो उसका समय था, उस समय पर जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था, अर्थात उसमें सर्वाधिक प्रचलित था, सर्वाधिक उसकी प्रसिद्धि हुआ करती थी। यह वही विश्वविद्यालय है जहाँ पर व्याकरण पाणिनि, राजनीतिक चाणक्य,
अर्थशास्त्र कौटिल्य, महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक, सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र इसी विश्वविद्यालय के उपस्थित। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ नाम आपके स्क्रीन पर है, जैसे पाणिनि जी का, चाणक्य जी का, कौटिल्य का, महात्मा बुद्ध के जो व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक थे, सम्राट चंद्रगुप्त का, पुष्यमित्र का। इन सभी लोगों ने अपनी शिक्षा इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी, अर्थात इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के अलुमनाई थे, इसी विश्वविद्यालय के वे सभी लोग उपज थे। तो इतने महान लोगों को उत्पन्न करने वाला यह विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वही विश्वविद्यालय है जहां पर चाणक्य, जिनका आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, चाणक्य यहाँ पर आचार्य की भी भूमिका में थे, अर्थात यहाँ से उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की थी और शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत चाणक्य यहाँ पर आचार्य की भूमिका में भी थे। 5वीं शताब्दी के मध्य में प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर बर्बर हुड़ों ने आक्रमण किया और बर्बर हुड़ों ने इसका सदैव के लिए विनाश कर दिया, अर्थात जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का विनाश 5वीं शताब्दी के मध्य में बर्बर हुड़ों के द्वारा किया गया। तो बर्बर हुड़ों ने क्या किया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का पूरी तरह से विनाश कर दिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये था शॉर्ट में तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि बहुत ही अत्यंत प्राचीन विश्वविद्यालय है और जिसको विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय का दर्जा भी हासिल है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला जो विश्वविद्यालय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रचलित विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आप सभी लोगों ने अवश्य सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से लेकर के 454 ईसा पूर्व में इनका टाइम पीरियड रहा है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने। यहाँ से प्रश्न आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रिय विद्यार्थी, जो नालंदा नाम है, यह नाम भी अपने आप में इसका कोई अर्थ है। नालंदा शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, नालम प्लस दा। प्रिय विद्यार्थियों, नालम का अर्थ होता है कमल, कमल का पुष्प, जैसा आप लोग जानते होंगे। नालम का अर्थ है कमल और दा का अर्थ है प्रदान करने वाली। तो इस तरह से जो नालंदा हुआ, जहाँ पर नालम का अर्थ हुआ कमल और दा का अर्थ हुआ प्रदान करने वाली या देने वाली, और कमल जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, कमल को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस तरह ज्ञान प्रदान करने वाली या ज्ञान देने वाले का नाम नालंदा रखा गया। नालम प्लस दा, ध्यान दीजिए, कमल क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, और नालम प्लस दा यानी कमल देने वाली अर्थात ज्ञान देने वाली संस्था को नालंदा के नाम से जाना गया। कमल देने वाली या ज्ञान देने वाली वो क्या कहलाई? नालंदा कहलाई। तो इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय का जो नाम है इसका भी अपने आप में अर्थ है। नालंदा शब्द को 3 भागों में, ना प्लस आलम प्लस दा, इन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय को यदि हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो इसको जो है हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, दैट इज ना प्लस आलम प्लस दा, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। ध्यान दीजिए, ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना, ये ना प्लस आलम प्लस दा या अर्थात नालंदा का एक अर्थ यह भी होता है कि जिसका अर्थ है ना प्लस आलम प्लस दा, दैट इज ज्ञान रूपी उपहार पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध न रखना। प्यारे भाई बहनों, कालक्रम से यहाँ महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया था। अर्थात जब जो यहाँ पर पहले विहार था, जब विभेद हुआ तो इसको महाविहार कहा गया, और महाविहार के बाद इसका नामकरण करके इसको नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता है। नालंदा महाविहार इसका नामकरण कर दिया गया। प्यारे भाई और बहनों, नालंदा विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील दूर दक्षिण में स्थित था। प्राचीन काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो जो हमारा बिहार राज्य की राजधानी है पटना, पटना से लगभग 50 मील
की दूर पे दक्षिण में स्थित था और वर्तमान समय में भी फिर से जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो आधुनिक समय में उसका संचालन किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, तो नालंदा विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील दूर दक्षिण में स्थित था। यह विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था एवं 4 दीवारी से घिरा हुआ था। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय की हम लोग बात करते हैं तो ये इसकी जो लंबाई थी वो लगभग 1 मील की थी और आधा मील इसकी चौड़ाई हुआ करती थी और चारों तरफ से इसके बाउंड्री से या 4 दीवारी से यह विश्वविद्यालय घिरा हुआ था। प्यारे भाई और बहनों, पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में यह नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। तो पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के खंडहर स्थित है। नालंदा के खंडहर जो है देखे जा सकते हैं। तो नालंदा के खंडहर कहाँ पर है? पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ, इसका भी नाम आपने सुना होगा। तो बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के खंडहर स्थित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था, बहुत ही बृहद विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 8 बड़े सभा भवन थे और 3000 अध्ययन कक्ष थे। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो कितना व्यापक था, कितना बड़ा था, कितना बृहद था, जहाँ पर 8 बड़े सभा भवन हुआ करते थे और लगभग 3000 अध्ययन कक्ष हुआ करते थे। यहाँ का जो लाइब्रेरी था, जो पुस्तकालय था, बहुमंजिला पुस्तकालय था और बहुत ही बड़ा पुस्तकालय था। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही विशाल पुस्तकालय था। विशाल विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय था नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी। इसका विशाल पुस्तकालय कई मंजिलों का था, अर्थात बहुमंजिली हुआ करता था इसका लाइब्रेरी या पुस्तकालय। इस विश्वविद्यालय में 10 से अधिक सरोवर हुआ करते थे जिनमें छात्र जो है जल क्रीड़ा करते थे। अर्थात इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 बड़े सभा भवन, 3000 अध्ययन कक्ष, एक विशाल पुस्तकालय, 10 से अधिक सरोवर, ये सभी जो है उस विश्वविद्यालय में उस 4 दीवारी के अंदर हुआ करता था। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह विश्वविद्यालय कितना बृहद या कितना विशाल विश्वविद्यालय रहा होगा। प्यारे भाई और बहनों, जब यह विश्वविद्यालय अपनी पराकाष्ठा पर था तब इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे और 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग टीचर स्टूडेंट रेशियो की भी बात करते हैं तो 10,000 छात्रों पे 2,000 शिक्षक नालंदा विश्वविद्यालय में रखे गए थे जब यह पराकाष्ठा पर था। तो यहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो आ रहा, दैट इज़ 1:5 का आ रहा है। तो कितना अच्छा रेशियो है कि एक शिक्षक को जो सिर्फ और सिर्फ 5 छात्रों को देखना है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगी उसका स्तर क्या रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रतिदिन लगभग 100 लेक्चर हुआ करते थे। 100 लेक्चर या 100 भाषण हुआ करते थे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो 2000 शिक्षक थे, टीचर थे, वे सभी कितने संलग्नता के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितने परिश्रम के साथ 10,000 शिक्षकों 10,000 छात्रों को पढ़ाने काम करते थे और जहाँ पे लगभग 100 लेक्चर्स जो है प्रतिदिन इस विश्वविद्यालय में हुआ करता था। प्यारे भाई बहनों, यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ व्याकरण, शाल्य विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वेद, सांख्य, वेदांत आदि की शिक्षा दी जाती है। ध्यान दीजिए, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ छात्रों को व्याकरण की शिक्षा, शल्य विद्या की शिक्षा, योग शास्त्र की शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र, वेद, सांख्य, वेदांत या अन्य विषयों की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए भी एक विशेष विभाग था। ध्यान दीजिए, खगोल शास्त्र, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए भी इस विश्वविद्यालय में एक विशेष विभाग था। आप सभी लोगों ने प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट का भी नाम सुना होगा। तो प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट भी कुछ वर्षों के लिए इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। तो आर्यभट्ट जो थे, जो भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं जिनका आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, तो यह वे आर्यभट्ट भी कुछ वर्षों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में चीन, जावा, ब्रह्मा या ब्रह्म देश या जिसको हम लोग म्यांमार या वर्मा कहते हैं, इन सभी देशों से, सुदूर देशों से छात्र यहाँ पे अध्ययन करने आया करते थे। तो जब संपूर्ण विश्व से जो है, पूरे विश्व के विभिन्न कोनों से विद्यार्थी जो है
इस नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया करते, तो इस तरह से हम कह सकते थे कि यह क्या था, यह यूनिवर्सिटी जो थी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थी। तो इस प्रकार से इस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया था, अर्थात यह जो विश्वविद्यालय था वह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। प्यारे भाई और बहनों, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही बृहद, बहुत ही विशाल, बहुत ही व्यापक विश्वविद्यालय था, और जहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी थी, और उसके साथ साथ जो टीचर्स हुआ करते थे, टीचर्स स्टूडेंट्स का रेशियो भी बहुत अच्छा हुआ करता था। यहाँ पर एक विशाल लाइब्रेरी या पुस्तकालय हुआ करता था। परंतु नालंदा विश्वविद्यालय का भी पतन होता है, और नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया। ध्यान दीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार जो है नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला होता है, आक्रमण होता है। जो प्रथम आक्रमण हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, वह 455 से लेकर के 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल था। उनके शासनकाल में मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों ने किया था, अर्थात हूणों ने जो है प्रथम आक्रमण जो है नालंदा विश्वविद्यालय पर किया था। प्रथम आक्रमण के पश्चात स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़े भवन के साथ पुनर्निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिए, जब पहला आक्रमण हूणों के द्वारा किया गया, तो उस आक्रमण के पश्चात स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई थी और साथ ही साथ एक बड़े भवन का पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो ये तो प्रथम अटैक या पहला आक्रमण जो था, उस आक्रमण के बाद जो विश्वविद्यालय संभल गया। फिर उसके उपरांत द्वितीय आक्रमण होता है विश्वविद्यालय पर। द्वितीय आक्रमण 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था, प्यारे भाई बहनों। और इस बार जब गौदास ने अटैक किया था 7वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने 606 से 648 ईस्वी का जो टाइम पीरियड इनका रहा, उन्होंने जो है इस विश्वविद्यालय का फिर से पुनर्निर्माण कराया। तो दूसरी बार किसने कराया? राजा हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया था। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद फिर तीसरा अटैक, तीसरा हमला भी नालंदा विश्वविद्यालय पर होता है, और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रांत बख्तियार खिलजी ने सबसे विनाशकारी हमला 1193 में किया था। प्रिय विद्यार्थियों, जो बख्तियार खिलजी की सेना थी, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो हमला किया गया था 1193 ईस्वी में, यह बहुत ही विनाशकारी हमला था। एक ऐसा हमला था जिसके कारण पूरा का पूरा विश्वविद्यालय पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। अर्थात पूरे विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी के सैनिकों के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगा दिया गया था, और आग लग जाने के कारण पूरा का पूरा विश्वविद्यालय जल करके नष्ट हो गया था। प्यारे भाई बहनों, बख्तियार खिलजी ने प्राचीन भारत की सभ्यता के प्रतीक इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से आग लगा करके धराशायी कर दिया था, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। सब कुछ बख्तियार खिलजी ने खत्म कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जलाकर राख कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने प्रारंभ में चर्चा किया था कि यहाँ का जो विश्वविद्यालय था वो बहुत ही विशाल विश्वविद्यालय था, और इस विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगा दिया गया था। इस विश्वविद्यालय में इतनी अधिक पांडुलिपियां थी जिसको जलने में लगभग 6 महीने लगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें हुआ करती थी जो कि 6 महीने तक लगातार जलती रहीं। जब बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया इस विश्वविद्यालय में, तो यह विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था, उसमें इतनी किताबें थी, इतनी पुस्तकें थी कि वह लगभग 6 महीने तक जलती रही। तो इसी से हम सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हमारे देश का हानि हुआ था, और कितना बड़ा या कितना विशाल पुस्तकालय रहा होगा, कितना विशाल जो है नालंदा विश्वविद्यालय रहा होगा। प्यारे भाई बहनों, नालंदा विश्वविद्यालय के हजारों विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या बख्तियार खिलजी के द्वारा कर दी गई थी। जब उसने आक्रमण किया तो उसने जो है हजारों विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या भी कर दी विश्वविद्यालय के। और ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के धार्मिक एवं आयुर्वेदिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत की बहुत बड़ी हानि हुई। इतनी पांडुलिपियां थी वहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, इतने धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथ थे, उन सभी को बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया, जिससे हमारे देश भारत को बहुत ही अधिक नुकसान होता है, बहुत ही अधिक हानि पहुँचती है। तो प्यारे भाई बहनों, इस तरह से हम सभी लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन किया शॉर्ट में। और इसके उपरांत जो बौद्ध काल का प्रमुख विश्वविद्यालय है, दैट इज ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। प्रिय विद्यार्थियों, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसके कुछ
रिलिक्स जो है आपकी स्क्रीन पर हैं, इसको औदंतपुरी विश्वविद्यालय या उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरह ही विख्यात विश्वविद्यालय था। प्यारे भाई बहनों, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जितना विख्यात था उतना ही विख्यात औदंतपुरी विश्वविद्यालय था। परंतु औदंतपुरी विश्वविद्यालय का उत्खनन कार्य नहीं होने के कारण यह विश्वविद्यालय आज भी धरती के गर्भ में दबा है, और जिसके कारण बहुत ही कम लोग जो है इस औदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। अर्थात औदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में बहुत अधिक नहीं जाना जा सका है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ का उत्खनन कार्य नहीं हो सका है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर अग्रसर था, उसी समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने की थी। ध्यान दीजिए कि जब नालंदा विश्वविद्यालय अपनी पतन की ओर अग्रसर था, उसी समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो प्रथम पाल नरेश गोपाल जी के द्वारा औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 8वीं सदी के मध्य में बंगाल और बिहार में पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने औदंतपुर में इस महाविहार की स्थापना की। ध्यान दीजिए कब उन्होंने स्थापना किया था? 8वीं सदी के मध्य में पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जिनका टाइम पीरियड 730 से 740 ईस्वी का था, उन्होंने औदंतपुरी में इस महाविहार की स्थापना की, जो कि बाद में औदंतपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। प्यारे भाई बहनों, तिब्बती पांडुलिपियों से ऐसा ज्ञात होता है कि औदंतपुर विश्वविद्यालय या औदंतपुर महाविहार के संचालन का भार भिक्षु संघ के हाथ में था, किसी राजा के हाथ में नहीं। प्यारे भाई बहनों, जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उन विश्वविद्यालयों का जो संचालन का कार्य होता था, वो संचालन कार्य भिक्षु संघ या बौद्ध भिक्षुक किया करते थे। उसके संचालन में राजा का किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप या हाथ नहीं हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर अग्रसर था, उसी समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। संभवतः इस औदंतपुरी विश्वविद्यालय की ख्यात नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अपेक्षा कुछ अधिक बढ़ गई थी। ध्यान दीजिए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना बाद में की गई थी, और जिसकी वजह से इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अपेक्षा कुछ अधिक बढ़ गई थी, ऐसा माना जाता है। और चूंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की अपेक्षा बढ़ती जा रही थी, इसलिए इस विश्वविद्यालय पर भी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अटैक किया। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का ध्यान इस महाविहार की ओर जाता है, और उसने 1193 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किया, और 1193 ईस्वी के आसपास उसने इस विश्वविद्यालय को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को के चारों ओर से घेर लिया था। अर्थात औदंतपुरी विश्वविद्यालय पर जब उसने आक्रमण किया, हमला किया, तो इस विश्वविद्यालय को खिलजी ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे जो भिक्षुगण यहाँ पे थे, जो कि इस विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे थे या जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, समस्त भिक्षुगण जो है काफ़ी क्षुब्ध हुए, और कोई उपाय न देखकर स्वयं भी खिलजी की सेना से संघर्ष करने लगे। तो जब स्वयं भी वे संघर्ष करने लगे, तो परिणाम क्या रहा कि बहुत से भिक्षुगण जो है मौत की घाट उतार दिए गए। तो संघर्ष में अधिकांश भिक्षुगण जो है मौत की घाट जो है खिलजी की सेना के द्वारा उतार दिए गए, परंतु कुछ भिक्षु जो ऐसे भी थे जो कि बंगाल और उड़ीसा की ओर अपना जान बचा करके भाग गए। प्यारे भाई बहनों, खिलजी ने इस विहार में आग लगवा दिया, जिससे यह विद्या का मंदिर सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। अर्थात यह जो विश्वविद्यालय था, औदंतपुरी विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय को खिलजी ने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। इसमें आग लगवा करके इस विश्वविद्यालय को भी पूरी तरह से इसने नष्ट कर दिया। औदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था, औदंतपुरी आल्सो कॉल्ड उदांतपुरा और उदांतपुरा वाज अ बुद्धिस्ट महावीरा। ध्यान दीजिए क्या है? बुद्धिस्ट महावीरा और बुद्धिस्ट एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन विच इन व्हाट इज नाउ बिहार इंडिया, जो कि इसमें कहाँ है? बिहार में है, भारत में है। यह जो क्या था? बुद्धिस्ट महावीरा था, अर्थात बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जिसको हम लोग महावीरा भी कहते हैं, महाविहार कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो महाविहार जो हुआ करता था, वही महाविहार जो है बाद में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का रूप लेता है। उदांतपुर महाविहारा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द पाल एम्परर गोपाल इन द 8th सेंचुरी। तो 8वीं शताब्दी के आसपास जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है
इस महाविहार की स्थापना जो है पाल एम्परर गोपाल जी के द्वारा की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, उदानपुर महाविहार यूनिवर्सिटी वाज कंसिडर्ड द सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडियाज महाविराज आफ्टर एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी एंड वाज सिचुएटेड इन मगध। ध्यान दीजिए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इस नालंदा विश्वविद्यालय के बाद सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में उदंतपुरी विश्वविद्यालय या उदंतपुर महाविहार का नाम आता है। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अकॉर्डिंग टू द Tibetan records, there were about 12,000 students at Udanpur University, which was situated at a mountain called Hiranya Prabhat Parvat and by the bank of river पंचानन। ध्यान दीजिए कि जो एक रिवर है जिसका नाम है पंचानन, इस पंचानन रिवर के बैंक पर जो है ये यूनिवर्सिटी थी, स्थापित थी और इस विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 स्टूडेंट्स या छात्र जो है अध्ययनरत थे। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाई बहनों, यह विश्वविद्यालय जो है इट इज़ सिचुएटेड इन द बिहार शरीफ हेडक्वार्टर ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो जो है बिहार शरीफ के पास जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, उदांता महावीरा या उदांतापुर यूनिवर्सिटी जो है द उदानपुरी महावीरा यूनिवर्सिटी पेरिस्ड अलोंग विद द नालंदा एट द हैंड्स ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अराउंड 1193, अर्थात 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार के द्वारा इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। द नेक्स्ट वन इज, जो अगला विश्वविद्यालय है वो अगला विश्वविद्यालय है प्यारी भाई बहनों जगदला विश्वविद्यालय। इसका भी नाम हो सकता है आप सब इन लोगों ने सुना हो। तो जगदला विश्वविद्यालय जो था यह भी एक महाविहार था। जगदल महाविहार या जगदला विश्वविद्यालय भी बौद्ध विहार तथा बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र रहा, जो कि 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य तक उत्कर्ष पर था। अर्थात जो जगदला विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय, जगदल महाविहार था, यह जो है यहाँ पर बौद्ध विहार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इस महाविहार का जो टाइम पीरियड है, इस विश्वविद्यालय का जो समय माना जाता है वह 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य तक यह विश्वविद्यालय अपने उत्कर्ष पर रहा था। प्यारे भाई बहनों, वर्तमान समय में यह विश्वविद्यालय जो है, वर्तमान समय में यह स्थान जो है जहाँ पर यह स्थित था जगदला विश्वविद्यालय, वह बांग्लादेश के धामिरहाट उपजिला के जगदल गांव के निकट स्थित है। ध्यान दीजिए कि जगदला विश्वविद्यालय उसमें जहाँ स्थित था वह जो है वर्तमान समय में बांग्लादेश के धामिरहाट उपजिला के जगदल गांव में स्थित है। अर्थात जगदला विश्वविद्यालय वर्तमान समय में जो पश्चिम बंगाल में जो स्थान है धामिरहाट उपजिला का, जहाँ पे एक जगदल गांव है, वहाँ पर स्थित था। जगदला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजवंश के अंतिम राजा रामपाल ने कराया था। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जगदला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराया गया, तो पाल राजवंश के अंतिम राजा रामपाल जी के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। प्यारे भाई बहनों, इस विश्वविद्यालय में तंत्रायान, हीनयान, वज्रयान, बौद्ध मत आदि विषयों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से जगदला विश्वविद्यालय जो है यहाँ पे तंत्रायान, हीनयान, वज्रयान या बौद्ध मत और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है इस विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती थी, छात्रों को दिया जाता था। इस तरह से प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि बौद्ध युग या बौद्ध काल में जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जिसको हम सभी लोग महाविहार या विश्वविद्यालय कहते हैं, उन प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में कौन कौन से विश्वविद्यालय थे, जिसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम नदिया विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा किया, उसके उपरांत वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा किया, और फिर हम सभी लोगों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा किया तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पर तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा किया, और जिसको माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। और उसके उपरांत फेमस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप में से चर्चा किया, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करने के उपरांत हम सभी लोगों ने देखा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय क्या था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, और उसके उपरांत उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ने के बाद हम सभी लोगों ने अंत में जो है जगदला विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन किया। तो ये कुछ प्रमुख
विश्वविद्यालय थे, एक प्रमुख महाविहार थे, प्रमुख उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जो कि जहां पर बौद्ध धर्म की या बौद्ध शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों से यह अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के आसानी से सर्च करके, आसानी से ढूंढ करके देख पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को चुन लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियोज़ में हम सभी लोग बौद्ध शिक्षा से संबंधित एक नए प्रकरण को लेकर के उपस्थित होंगे। एक नए प्रकरण पे हम सभी लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हम सभी लोग फिर से पुनः जल्दी मिलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को नमस्कार।